नमस्कार। उत्तरकाशी में बादल फटने से भयंकर तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। धराली के खीरगाड़ में बादल फटने से अचानक नदी किनारे बड़ा सैलाब आया। धराली गांव के ऊपर बादल फटने से धराली मार्केट के साथ पूरा गांव चपेट में आ गया है। हर्षिल घाटी के धराली में बादल फटने से भारी क्षति हुई है और आपको बता दें कि इसके अलावा 2 और जगहों पर बादल फटने की खबर आ रही है। मलबे में कई घर बह गए हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कर हालात की जानकारी ली और ये भी कहा कि नहीं छोड़ी जा रही है कोई कसर, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें भेजने के भी निर्देश दिए। गृह मंत्री ने तत्काल रूप से धराली के बारे में बताएं तो गंगोत्री धाम के रास्ते में अहम पड़ाव है। नदी किनारे अचानक आई बाढ़ से दर्जनों होटल और होम स्टे को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। तो उत्तराखंड में किस तरह से चल रहा है राहत और बचाव कार्य और क्या संभावित वजह है इस तबाही की, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र के खीर गंगा को मिलाकर कुल 3 जगह बादल फटने की खबर आ रही है। बादल फटने से भारी नुकसान होने की भी खबरें आ रही हैं। क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बादल फटने से भारी जानमाल के नुकसान की भी आशंका है। धराली बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। धराली में बादल फटने और विनाश लीला की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। बादल फटने के बाद नदी की धार में आए सैलाब ने क्या इंसानी आबादी, क्या मकान, क्या दुकान, सबको अपने तेज बहाव में ले लिया। लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई तो दिए, लेकिन तेज धार में उनका ये प्रयास आखिरी ही साबित हुआ। पलक झपकते ही हंसती खेलती आबादी में बर्बादी के निशान ही बस शेष रह गए। तो कुदरत का ये रौद्र रूप जो देखने को मिला उत्तरकाशी में, और इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं इस घटना को लेकर। और जिला प्रशासन ने भी फौरन हरकत में आते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व, आर्मी के आपदा दल मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं बादल फटने और ऊंचे इलाकों में लगातार जारी बारिश से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से नदियों के पास न जाने की अपील की है। क्लाउड बस्ट होने से काफी पानी और स्लरी एक साथ आने से प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉसेस की संभावना है। तो हमारा जो आर्मी का विंग है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उनकी टीम चली गई थी। तो उनका कहना है कि लॉसेस है, वहाँ पे लग रहा है प्रॉपर्टी लॉसेस काफी ज्यादा है। ह्यूमन लॉसेस के बारे में अभी चूंकि तुरंत ही घटना घटी है तो एकदम से नहीं कहा जा सकता स्पष्ट सूचना, परंतु उनके द्वारा 4 व्यक्तियों के बारे में बताया गया था मुझे। और हमारा टीम तहसील का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी टीम जो है, पीडब्ल्यूडी का है, मशीन है, वो सब मैं भेज चुका हूँ। अब हम भी जा रहे हैं मौके पे। तो एक एस्टिमेशन हमें तभी मिल पाएगा, लगभग आधा 1 घंटे में हम लोग क्लियर एक सिचुएशन बता पाएंगे। आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त मुख्य सचिव के साथ राज्य आपदा परिचालन केंद्र में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। तो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तमाम तंत्र है जो इस आपदा से निपटने में लगा हुआ है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तमाम जो बल हैं उनका संयोजन भी लगातार जारी है। और ये गढ़वाल मंडल के आयुक्त मुख्य सचिव के साथ निगरानी कर रहे हैं। इन दृश्यों में देखा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर इस आपदा से निपटने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही जो फ़ोन नंबर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर,
और तमाम जो उपाय हैं वो अपनाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और हम बता रहे हैं कि लगातार ये जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर जो निर्देश हैं वो जारी किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी के निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र ही पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का कार्य किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो कुदरत का कहर तो बरसा है, लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और त्वरित रूप पर सभी बलों में जो संयोजन है वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं बात की है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमाम दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह से इस चुनौती से निपटा जा रहा है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रोफेसर पीके जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, और डॉक्टर सूर्य प्रकाश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर NIDM। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सचिन भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति, किस तरह की खबर वहां से आ रही है, क्या राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है और किस तरह से चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना यानी 1:30 या 2 बजे की ये घटना है, जिस तरीके से वहाँ पर उत्तरकाशी जिले के वहाँ पर एक बाजार होता है जहाँ पर जो है तमाम यानी मलबा यानी बादल फटने से वो जो जगह होते हैं, यानी वो जगह पहले एक खूबसूरत नज़ारा था, वहाँ पर जो है तमाम होटल्स, तमाम लोग वहाँ पर जो है नुकसान होता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिस तरीके से ये घटना यानी सामने आती है तो तुरंत जो है प्रशासन अलर्ट हो जाता है, सरकार अलर्ट हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार इस आपदा की जो घटना हुई है, ये दुखद घटना है, इस पर जो है जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है, यानी तमाम नेताओं ने इस पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही जो है मदद का आश्वासन भी जो है मुख्यमंत्री को दिया है। अगर हम बात करें यानी इस वक्त हम जो है आपदा प्रबंधन विभाग में यहाँ पर खड़े हैं, तो तमाम जो अधिकारी हैं, गढ़वाल कमिश्नर वीरेंद्र शंकर पांडे, IG गढ़वाल राजीव स्वरूप भी यहाँ पर है, यानी हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर चल रही है। लेकिन हम आंकड़ों की बात करें, जो लोग वहाँ पर यानी कैजुअलिटी हुई है, यानी जिनकी मृत्यु हुई है, अभी तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, तो उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी है, 108 टीमें जो मेडिकल की वहाँ पर पहुँच चुकी है, जगह जगह कैंप लगा दिए गए हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी मात्रा में वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए, क्योंकि आपदा लगातार, हम पहाड़ों की बात करें तो आपदाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। बरसात में अचानक से जिस तरीके से आपने देखा होगा, 2013 की आपदा की बात करी जाए या केदारनाथ की, जिस तरीके से अभी पिछले साल की हम बात करें, केदारनाथ में भी जो है तमाम सड़कें वहाँ पर टूट जाती है। लेकिन अब सरकार के जो तैयारी यानी प्रशासन की हम बात करें, SDRF, NDRF की टीमें वहाँ पर पहुंच चुकी है, लगातार जो है राहत बचाव कार्य वहाँ पर चलाया जा रहा है, यानी जो तमाम बल वहाँ पर लगे हुए हैं। सचिन, आपसे जानकारी हम लेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के दृश्य आज देख रहे हैं हम, बेहद दुखद हैं, बेहद विचलित करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से जो राहत और बचाव कार्य है उसके लिए तैयारी होती है और क्या कुछ वहाँ पर मदद पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि बता रहे हैं कि काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश चल रही है, 2 दिन से हो रही थी, और ये मलबा जो आया है बारिश के साथ,
तो ये काफ़ी नुकसान करता है। और इसमें जान बचाने का एक ही तरीका है कि जैसे ही हम दबते हैं उस समय तुरंत अपने लिए कार्रवाई करें, अपनी परिस्थिति को जानें, और जो उसमें दबे हैं वो खुद से निकलने की अगर कोशिश कर सकते हैं तो अपनी जान बचा सकते हैं। पर इसमें बहुत कम समय होता है। जो गोल्डन आवर्स की हम बात करते हैं आपदाओं में, तो अक्सर हम कहते हैं कि 3 दिन का समय होता है और आपदाओं में, परंतु जब ऐसी तीव्र और आकस्मिक बाढ़ आती है तो उसमें कुछ घंटों का ही समय होता है जब जान बचाई जा सकती है। तो इसमें जितना भी लोग दबे हैं उनको अपनी जान बचाने के लिए खुद प्रयास करने होंगे, परंतु इसके अलावा जो हमारा खोज और बचाव दल है उसको भी इन चीज़ों में ध्यान देना होगा कि कहाँ पर हम दबने की और उनके फंसे होने की संभावनाएं हो सकती हैं। दरअसल ऐसी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में व्यक्ति वहीं नहीं दबता जहाँ पर होता है, वो मलबे के साथ नीचे आ जाता है और उसकी परिस्थिति भी बदल जाती है। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यानपूर्वक ये देखना पड़ेगा कि कहाँ लोग फंसे हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं, वो ऊपर ना हो के नीचे की जगहों पर आ जाते हैं। तो मलबे में दबे हुए कहाँ पर होंगे और कैसे हम उनकी खोज और बचाव करें, उसके लिए हमें विभिन्न तकनीकों का भी उपाय करना पड़ेगा जिससे कि हम उनको जल्दी से जल्दी बचा पाएं। तो बिल्कुल बचाने के लिए हमारे लिए बहुत ही कम समय उपलब्ध रहता है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम इसे कह रहे हैं कुदरत का कहर, प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का वश नहीं होता है, लेकिन बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमें बहुत कुछ सबक सिखा कर भी गई हैं। चाहे हम सुनामी की बात करें, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, या और भी इस तरह की जो छोटी आपदाएं भी आई हैं उनसे भी। कितना अपडेट हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम हुआ है, कितने एडवांस्ड हम इसमें हुए हैं, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो समय होता है वो बहुत सीमित होता है, तो ऐसे में इस समय का सदुपयोग करने के लिए क्या कुछ जो ट्रेनिंग थी वो अवेलेबल की गई, और किस तरह से वहाँ पर जो दल लगाए गए हैं उनके कार्य को परिभाषित किया गया या निर्धारित किया गया? अभी अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारियां पहले ही की जाती हैं जी। मानसून के लिए। पहले से तैयारियों के लिए कहा जाता है हर जो भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं की संभावनाएं होती हैं। और ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो मैं कहूँगा जिसमें मैं काफ़ी ट्रैवल किया हूँ और काम भी किया हूँ, काफ़ी संवेदनशील है। मुझे याद है 1978 में भागीरथी में 10 अगस्त में आई थी, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। इससे थोड़ा सा ऊपर कनोडिया घाट है वहाँ पर। और 2013 की सबने बात करी, 2012 में 3 अगस्त में 80 गंगा में भी आई थी। तो ये जितनी भी हमारी भागीरथी की ट्रिब्यूटरी हैं, चाहे वो कनोडिया घाट है, चाहे खीर घाट है, चाहे 80 गंगा घाट है, इन सब में अक्सर जो है रात को जब भारी वर्षा होती है कोई भूस्खलन होता है और वहाँ बाधित होती है तो उसकी जो बहाव उसकी ट्रिब्यूटरी का, और रात में झील बन जाती है और वो झील अचानक टूटती है और काफ़ी सारा मलबा पानी के साथ आता है। और जब ये मलबा आता है पानी के साथ ये ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये सब हमको प्रक्षेत्र में ये जो एक फैन डिपॉजिट का एरिया है जहाँ पर सारा ये दुर्घटना हुई है, तो ये अक्सर एक मार्फोलॉजिकल कंडीशन जिसको हम जियोमार्फोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेस पे डिफाइन करते हैं कि ड्रेनेजेस किस तरह से अपना बहाव लेके जाते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में हमें जो है लैंड यूज रेगुलेशंस और प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अब पर्वतीय क्षेत्रों में पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि आपदा के हिसाब से हमें सुनियोजित तरीके से विकास करना चाहिए। और इस तरह का विकास जो आपदाओं के रास्ते में, नदियों के रास्ते में आ जाता है, अक्सर विनाश बन जाता है। तो ये उसका एक उदाहरण है और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जी, प्रोफेसर पीके जोशी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे, बादल फटने की घटनाएं एक नहीं 3 जगह हुई हैं। जो बारिश थी वो लगातार, बारिश का ऑरेंज अलर्ट था वो वहाँ पर जारी था। उसके बाद जब हम बादल फटना कहते हैं, किस तरह से ये परिस्थिति आती है, क्या होता है बादल फटना, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और कौन सी परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार होती हैं? देखिए, मुख्य रूप से जब हम बादल फटने की बात करते हैं तो जो हिमालय की जो भौगोलिक स्थिति जो है वो इस तरह से कि उसके ओरोग्राफी के कारण वहाँ मॉइस्चर रिजीम्स बन जाते हैं और जिसके कारण बादल का वजनदार बादल और बड़े बादल बन जाते हैं। और वो एक ही समय में एक अनुमान बताता है कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की रेट से जब बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ये मुख्यतः जो है ये हिमालयन स्टेट्स में या जहाँ पे अंडुलेटिंग टेरेन है वहाँ पे होता है।
और हिस्टोरिकली इस तरह का पैटर्न रहा है कि जब हम जुलाई अगस्त के महीने देखते हैं, जब एक्सेस रेनफॉल होती है, तो वहां क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स होते ही हैं, चाहे वो 1978 की बात कीजिए, 2013 की बात कीजिए, और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसकी बात कीजिए। तो इस तरह की स्थितियां वहां पे हमेशा बनती रही हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो पिछले कुछ सालों में, जो एक दशक के लगभग, जलवायु परिवर्तन के नाते इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो इसकी इंटेंसिटी है, ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। और उसके साथ ही जब हम हिमालय या अन्य प्रदेश जगहों की भी बात करते हैं, तो ये इलाके ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के नाते दोहरी मार्ग का जो शहर हैं। एक जगह तो आपका जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है, उससे बहुत मलबा, बोल्डर्स, ये सब एक साथ तीव्र गति से नीचे की ओर आते हैं। लेकिन जो जिस तरह से हम भू उपयोग कर रहे हैं, जैसे भू आवरण में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके नाते ये नुकसान की जो मात्रा है ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। तो जो हम लोग ये डिजास्टर्स जो देख रहे हैं, वो क्लाउड बर्स्ट के कारण हो रहे हैं, जो मॉइस्चर रिजीम्स के कारण हैवी क्लाउड्स बन जाते हैं एक गिवन ओरोग्राफी में, उसके नाते हो रहा है। लेकिन जो नुकसान जो हो रहा है, वो हमारा जो लैंड यूज पैटर्न जो है, या जो लैंड यूज प्लानिंग जो है, उसके नाते ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब आपने ये दृश्य देखे, जितने भी वीडियो और फोटोग्राफ, तो आप देखेंगे कि जो नदी के पास का जो इलाका है, वहां पे बिल्डिंग्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, हो सकता है होटल्स हो, होम स्टेज हो, और उनमें इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। और जिस वैली की हम बात कर रहे हैं, ये कनेक्टिंग वैली है, जो उत्तरकाशी और जो गंगोत्री, जो गोमुख जो है, उसके बीच की एक वैली है जो कनेक्टिंग है। वहां की लोकल पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 500 से 600 लोग रहते होंगे, लेकिन जो वहां की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि उसको कैटर करने के लिए वहां पे बिल्कुल क्लस्टर ऑफ होटल्स, बिल्डिंग्स, ये सब बने हैं। इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत के कहर की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता सचिन भी हमारे साथ उत्तराखंड से ही जुड़े हुए हैं। सचिन, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे लगातार हम राहत और बचाव कार्य के बारे में, क्योंकि सबकी उत्सुकता है किस तरह से चल रहा है और पूरे देश की संवेदना जो है वहाँ पर साथ है लोगों के। ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कुछ प्रगति हो पाई है, कितनी टीमें वहाँ पर पहुँच पाई हैं और किस तरह के जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक अगर बात करी जाए, क्योंकि इस समय की अगर बात करें, लगातार जो मौसम विभाग रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर बरसात हो रही है, क्योंकि प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें तो चुनौतियां काफी है, लेकिन राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें या आईटीबीपी की बात करें, बीआरओ की बात करें, तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। और जहां तक 108 टीमों की बात करी जाए या मेडिकल जो सुविधाएं हैं, वहां पर जो है, जो लोग वहां पर घायल हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही है। अलग अलग जो है कैंप वहां पर लगा दिए गए हैं, डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। और जो बीआरओ है उसको साफ तौर से कह दिया गया है, जो सड़कें बंद हो चुकी है फोन लगा कार्य किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मौसम कहीं ना कहीं सरकार का साथ देता है, प्रशासन का साथ देता है, तो राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन हाँ, कैजुअलिटी की बात करें, कैजुअलिटी की अगर बात करी जाए, अभी तक इस प्रकार का कोई आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा कि कितने लोग वहां पर जो लोग वहां पर जो मलबे में दबे हैं, उनका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, जो लोग वहां पर बचे हुए थे उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और साथ ही जिस तरीके से बात करें, आपदा प्रबंधन विभाग की बात करी जाए या सरकार की बात करी जाए, तो सरकार वहां पर अपनी नजर बनाए हुए है। साथ ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि शाम का समय हो रहा है, इस यानी कहीं ना कहीं जो है रात भी, क्योंकि इस अगर हम बात करें तो रात भी आने वाली है, लेकिन चुनौती है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है, जो लोग मलबे में बचे हुए हैं, क्योंकि टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, आईटीबीपी सेना की बात करी जाए तो सेना के वहां से जो लोग यानी मलबे हुए हैं उनको निकालने का काम वहां पर किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
जहां तक जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, 2 हेलीकॉप्टर की डिमांड जो है केंद्र सरकार से करी है, यानी चिनूक की बात करें या MI-17 की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द किया जा सकेगा। तो लोकल प्रशासन की जहां तक बात करें, हम उत्तरकाशी की बात करें या देहरादून की बात करें, इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर प्रबंधन विभाग में चल रही है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है यानी आपदा पहाड़ की एक चुनौती बन चुका है। आपने देखा होगा 2013 की आपदा की बात करें या उससे पहले जो है तमाम आपदाएं हैं, जिस तरीके से हमारे तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर बता रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और ये एक तथ्य भी है, सर्वविदित है कि इस तरह के जो इलाके हैं जो कि डिजास्टर प्रोन होते हैं या जहां पर प्राकृतिक आपदा आने की लगातार संभावनाएं रहती हैं, तो लगातार जिस तरह से हम आपदा प्रबंधन के उन्नयन की बात कर रहे हैं, अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ ऐसा तंत्र विकसित किया जा चुका है कि इस तरह से जो डिजास्टर प्रोन इलाके हैं वहां पर पहले से ही तैयारी की जाए, और क्या ये तैयारी यहाँ पर दिखती है? देखिए, पहले की तैयारी बहुत जरूरी है। पूर्व आपदा में जितना हम समय और जितना हम संसाधन लगाते हैं आपदा के दौरान, उतना ही ज़्यादा हम बचा पाते हैं। तो ये सामुदायिक आधारित जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको उसके बारे में जन जागरूकता और चेतना पैदा करनी बहुत ज़रूरी है कि हम किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, और समय के अनुसार, जैसा कि मानसून के समय में अक्सर ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, उसमें ज़्यादा सचेत रहें। अभी ये बाई चांस ऐसी घटना हुई जो दिन के समय में हुई, अब यही घटना अगर रात में होती तो आप सोचिए। मुझे याद है बूढ़ा केदार में टिहरी एरिया में पहले हुआ था ऐसा, काफ़ी जनहानि हुई थी। इससे पहले जब 3 अगस्त 2012 में हुआ था केदारनाथ से पहले 35 लोगों की जान चली गई थी। अभी इस बार तो अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कितना हुआ है, परंतु जन जागरूकता, चेतना, सामुदायिक आधारित पूर्व आपदा तैयारी, ये सब इसके निर्धारण कर सकते हैं कि हम कैसे इससे निपट पाएँ। और दूसरा जो मैंने कहा कि परियोजनाएं, जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं या निर्माण कार्य हैं, उनको हमें जो भी भू नियोजन करना है उसमें आपदाओं का संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए करें। जितने भी घर बने नदी किनारे नहीं होने चाहिए, नदी के रास्ते में नहीं होने चाहिए, ये बार बार हम लोग कहते हैं। और पर्टिकुलर जो नीचे के क्षेत्र में जब ऊपर से नदी आती है, बहाव आता है और मलबा लाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मलबे के साथ नदी के पानी की ताकत स्केयर ऑफ द पावर हो जाती है विदाउट मलबा, तो इतनी उसमें ताकत आ जाती है। तो इसलिए लोगों को इसके बारे में जन जागरूक करना और उसके लिए रोकथाम और बचाव के उपाय पहले से करना, और उसमें फंस जाएं तो अपनी जान कैसे बचाएं उसके बारे में भी जानकारियां देना, ये बहुत जरूरी है। ये पूर्व से जानकारी होगी तभी अगर आपदा में फंसे होंगे तो वो बच पाएंगे और अपने लिए प्रयास कर पाएंगे। केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी आपदा मित्र करके एक योजना बनाई गई थी, जिसमें इस तरह के जो आपदा प्रवण इलाके हैं वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है की गई थी। यहाँ पर वो कितनी साबित हुई है देखने वाली बात होगी। आपके पास आना चाहेंगे प्रोफेसर जोशी और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकती है जब हम बादल फटने की घटनाएं या इस तरह से फ्लैश फ्लड की बात करते हैं। और उसके साथ ही जो आप बता रहे थे कि उससे ज़्यादा नुकसान होता है जो वहाँ पर अनियंत्रित प्लानिंग होती है उसकी वजह से। जी देखिए, मुख्यतः जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसने कहीं ना कहीं जो हमारी बारिश का जो पैटर्न जो है उसको बदला है, और जो बारिश लगभग पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी, अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ महीनों में और कभी कभार कुछ हफ्तों में ही उतनी बारिश हो जाती है और जो साल भर हुआ करती थी। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है, और जब इस तरह के अंडुलेटिंग सरफेसेस में, जब इस तरह के स्लोप्स में इस तरह की बारिश होती है तो तब देखा जाता है कि मलबे की गति और उसकी मात्रा दोनों बढ़ जाती है। ये सिर्फ मिट्टी ही नहीं लाती है साथ में, ये बड़े बड़े चट्टानों को साथ में लाती है, बड़े बड़े पत्थरों को साथ में लाती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जो ये नुकसान जो है, अब पानी जो है वो अपना रास्ता स्वयं खोजता है, और यदि अगर पानी के रास्ते में ही किसी तरह की रुकावट आ जाए, जो चाहे वो हमारे कंस्ट्रक्शन के कारण है, चाहे हमारे लैंड यूज प्लानिंग के कारण है, तो उसके कारण जो नुकसान की जो मात्रा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है।
तो ये जो पूरा माउंटेन जो है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, हम हिमाचल की बात करें या जे&के की बात करें, ये पूरा इको सेंसिटिव जोन है। ये सभी इन्हीं एरियाज में हाई रेनफॉल भी होती हैं, लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, अर्थक्वेक की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस इको सेंसिटिव जोन को की प्लानिंग में, और जो वहां पे किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, चाहे रोड एक्सटेंशंस हैं, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें हमें एक सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी कि बिल्कुल बेहद संवेदनशीलता की उसमें जरूरत है। सचिन, एक छोटा सा सवाल बिल्कुल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इस राहत और बचाव काम को देख रहे हैं। जो लोग वहां पर जिनकी आशंका बताई जा रही है कि दबे हो सकते हैं या फंसे हो सकते हैं, उनको वहां निकालने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? बहुत संक्षिप्त में आपसे जानेंगे। देखिए, तक अगर लोगों की बात करी जाए, जो लोग यानी मलबे में दबे हुए हैं, उनके लिए एसडीआरएफ टीम बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। प्रोफेसर पीके जोशी आपका और डॉक्टर सूर्य प्रकाश गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो उत्तरकाशी में कुदरत का कहर, लेकिन त्वरित कार्रवाई वहां पर की गई है। प्रधानमंत्री ने स्वयं वहां पर मुख्यमंत्री से बात की है, गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं और तमाम आपदा प्रबंधन बल वहां पर लगे हुए हैं इस चुनौती के साथ ताकत से निपटने के लिए और नुकसान कम से कम हो इसे सुनिश्चित करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।